नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन पेड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी की कक्षा रेगुलर चल रही है। आप सभी साथियों के लिए हमने अभी तक 11वीं क्लास अपलोड कर दिया है। आज की हमारी ये जो सेशन चलने वाली है वो 12वीं क्लास है, कक्षा 12 है, डे 12 है, 12वां दिन है जिसमें 12वीं क्लास हमारी चल रही है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है, किस प्रकार से हम व्यक्तिगत भिन्नता बच्चों में पाई जाती है। साथ ही साथ हम खेल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि खेल होता क्या है, खेल कितने प्रकार के होते हैं, बाल विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं, कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखो साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता नाम से स्पष्ट है, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हम जो समझते आ रहे हैं उसके हिसाब से व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। अर्थात प्रत्येक बच्चा अपने आप में, अर्थात मान लो एक कक्षा में 4 बच्चा है तो ये चारों बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होगा। अर्थात अगर पहले नंबर के बच्चे में कुछ क्वालिटी है तो वो दूसरे में नहीं होगी, दूसरे में है वो क्वालिटी तीसरे में नहीं होगी। मतलब ये चारों में कुछ न कुछ डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। और यही भिन्नता क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का ये जो संप्रत्यय है या विचार गाल्टन के द्वारा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यहां गाल्टन के द्वारा जो है इस व्यक्तिगत भिन्नता का विचार दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे, पेपर में आ सकता है। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर ने, टाइलर ने, कैटल ने, स्किनर आदि ने भी इस दिशा में योगदान दिया, लेकिन सर्वप्रथम जिन्होंने इस पर विचार दिया वो गाल्टन थे। उसके बाद में देखो टाइलर ने, इसके अनुसार टाइलर ने क्या कहा था कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के समस्त पहलू आ जाते हैं। मैंने अभी कहा 4 बच्चे हैं और उनके समस्त पहलू, अर्थात अगर ये ऑलराउंडर होगा नहीं, ये ऑलराउंडर, भाई कुछ न कुछ उनमें डिफरेंस होती है। अर्थात जो पहला बच्चा करेगा वो दूसरा नहीं कर सकता, तीसरा करेगा वो चौथा नहीं कर सकता। अर्थात उनमें कुछ न कुछ भिन्नता होती ही है। और व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्तित्व के सभी जो पहलू है वो इसमें आ जाता है, सभी पहलुओं को इसमें शामिल कर लिया जाता है। यही व्यक्तिगत भिन्नता है और इसका मापन और मूल्यांकन भी किया जा सकता है। जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल जो भिन्नता है, उनको माप भी सकते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से पहलू या कौन कौन से स्तर हो सकते हैं। अलग अलग बिंदुवार हमने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है साथियों। एक एक करके मैं सभी बिंदुओं को आपको समझाऊंगा ताकि चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आए। देखो साथियों, सबसे पहले बिंदु निकल कर आता है शारीरिक स्तर पर विभिन्नता या शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता। अर्थात शारीरिक रूप से बच्चों में भिन्नता देखने को मिलती है। कोई रंग, किसी का रंग काला होगा, किसी का रंग गोरा होता है, कोई जो है कम हाइट का होता है, कोई ज्यादा हाइट का होता है। भाई बच्चों में ये भिन्नता पाई जाती है ना। आपके कक्ष में बच्चों के सामने शारीरिक भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बुद्धि स्तर पर भिन्नता आपको देखने मिलेगी। कहने का तात्पर्य है आपके कक्षा में 10 बच्चे हैं तो कोई कम होशियार है, कोई ज्यादा होशियार है, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, किसी की बुद्धि धीरे काम आती है, किसी की, मतलब वो बुद्धिमत्ता की बात होती है ना। संवेग में भिन्नता है। संवेग, कोई भी संवेग होता है, भावना, गुस्सा हो, भय हो, ये सब संवेग है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को लेट से गुस्सा आता है, कोई उदार प्रवृत्ति का होता है, कोई क्रूर प्रवृत्ति का होता है। तो संवेग में भी यहाँ भिन्नता देखने को मिलती है कक्ष में। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तित्व में भिन्नता, किसी का व्यक्तित्व अच्छा होता है, किसी का देखिए अच्छा सबका होता है ना, लेकिन यहाँ पर व्यक्तित्व में भिन्नता कैसे देखने को मिलती है? कोई अच्छा व्यक्तित्व का होगा तो कोई दूसरे तरीके के व्यक्तित्व का होगा, अच्छी सोच है, कोई
झगड़ालू प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, दूसरे से मारपीट झगड़ा लड़ाई ज्यादा करते हैं, तो इस तरह से भिन्नता भी देखने को मिलती है। उपलब्धि में भी भिन्नता, कोई बच्चा जल्दी किसी प्रकरण को ग्रहण कर लेता है, किसी उद्देश्य को सीख लेता है, तो किसी को सीखने में वक्त लगने लगता है, वो उपलब्धि भी उनकी धीमी और मंद होने लगती है, तीव्र और मंद होने लगती है। गत्यात्मक कौशलों में भी भिन्नता जो है देखने को मिलती है बच्चों में। कैसे मिलती है साथियों? तो आपने देखा होगा, जैसे कक्षा में मान लो हमने खेल करवाया, कबड्डी, खो खो, कुर्सी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, टेढ़गा कूद, मेढ़गा कूद, दुनिया भर के हम खेल करवाते हैं। तो कई बच्चे क्या है, खेलने में रुचि लेते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक कौशल अच्छी है, और कई बच्चे नहीं खेलना चाहते, चुपचाप बैठे रहते हैं और देखते हैं। तो ये कौशल के ऊपर डिपेंड करता है, गत्यात्मक कौशल, उसको दौड़ धूप करना अच्छा नहीं, या वो दौड़ धूप नहीं कर सकता, इस प्रकार की अनेकों वजहें होती है। ठीक है। रुचियों में भिन्नता, देखो रुचि में भी भिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात किसी बच्चे को गणित अच्छा लगता है, किसी बच्चे को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को पर्यावरण अच्छा लगता है, किसी को विज्ञान, किसी को सामाजिक विज्ञान, किसी को राजनीति। तो ये बच्चों की अपनी अलग अलग जो भिन्नताएं होती है, जिनसे हम बच्चों की पहचान भी करते हैं। अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिक्षमता में भिन्नता, देखिए बच्चों की रुचि, बच्चों की जो योग्यता है, उनकी क्षमता है, उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। कोई बच्चा आगे चल के डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई मास्टर बनना चाहेगा, कोई गुरुजी बनना चाहेगा, कोई फौजी बनना चाहेगा। दुनिया भर के उनकी जो कहना चाहिए मनोवृत्ति नहीं कहूंगा, अभिरुचि, उनकी इच्छा है, उनकी हॉबी है, भविष्य में वो ये बनना चाहता है, तो वो उनके में भिन्नता देखने को मिलती है। अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, देखो मनोवृत्ति मतलब मन की जो बातें हैं, मतलब मन की जो सोच है, उनमें भी डिफरेंट देखने को मिलती है, बच्चों में भिन्नताएं देखने की। तो अनेक बिंदुएं हैं जिनमें हम बच्चों में कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है भिन्नता हमको देखने को मिलती है। तो ये सभी भिन्नताएं किसमें आती है साथियों? आपका व्यक्तिगत भिन्नता में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है, उसका क्या कारण हो सकता है? कैसे इस तरह की भिन्नता पाई जाती है बच्चों में? क्यों बच्चे इस तरह से एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न रहते हैं? सबसे पहली है अनुवांशिकता। देखो, अब जैसे हमने कहा रंग रूप में भिन्नता, तो जिस घर में माता पिता काले हैं, सांवले हैं, उनके बेटे बेटियां भी सांवले होंगे, यहां से भिन्नता आ जाती है अनुवांशिक रूप से। माता पिता जैसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा बुद्धि उनके पास नहीं है, तो बच्चे भी अल्प बुद्धि वाले बन जाते हैं। इस तरह से जैसे माता पिता का घर का व्यवहार या माता पिता जैसे होंगे, उसका व्यवहार जो है अनुवांशिक रूप से बच्चों में आ जाता है। वातावरण का भी प्रभाव, जैसे बच्चे का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो गाली वाली देता है ना, अपशब्द का प्रयोग ज्यादा कर रहा है, तो ये उनको वातावरण से मिला है। वातावरण से उनको सही जो जिस परिवेश में बच्चा रहता है, जिन बच्चों के साथ बच्चा खेलता है, उन परिवेश में बच्चे को सही वातावरण नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से भी भिन्नता देखने को मिलती है। शिक्षा में भी भिन्नता है भाई। एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, भाई एक घर में दो बच्चे हैं, एक को सरकारी में डाल दो, एक को आप प्राइवेट में डाल दो, इस तरह से बोला जाता है ना। लेकिन यहाँ पर भिन्नता सरकारी या प्राइवेट की नहीं होती, यहाँ पर सोच है लोगों की। यहाँ पर भिन्नता होती है किसकी? तो यहाँ पर अगर एक बच्चे सरकारी में है, एक बच्चे प्राइवेट में है, तो आप यकीन मानिए कोई बच्चा कमजोर नहीं निकलेगा, क्योंकि पढ़ाई दोनों में होती है साथियों। अंतर किसमें आता है आपको मैं क्लियर कर बताता हूं। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिनके माता पिता गरीब है, देखना, अब वो उनको यहां तक की पता नहीं होता कि उनका बेटा या बेटी कौन से कक्षा में। मैं ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरा खुद का अनुभव है। स्वयं बच्चे के माता पिता तक को नहीं पता कि उनके बेटी या उनका बेटा कौन से कक्षा में पढ़ रहा है। यह होता है सरकारी स्कूल की स्थिति। स्वयं उनके माता पिता को नहीं पता कि मेरे बच्चों को सिलहेट चाहिए, बत्ती चाहिए, स्केल चाहिए, पुस्तक चाहिए, कॉपी चाहिए। दूसरी समस्या,
तीसरी समस्या, कभी भी वो बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते कि पढ़ो बेटा, स्वयं पढ़ाते नहीं। ये है सबसे बड़ी समस्या। कहां से होगा बताइए? अगर आप इतनी मेहनत सरकारी स्कूल के बच्चे को आप कर दो तो मैं दावे से बोल सकता हूं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे से आगे निकलेंगे। और ऐसा इसलिए नहीं होता, प्राइवेट स्कूल में क्या है, स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है घर में माता पिता बैठा के पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, कोई चीज की कमी है तुरंत उसको पूरा किया जा रहा है, तो क्यों वो बच्चा आगे नहीं आएगा बताइए? तो ये सोच तो हमने डाल रखी है ना, हम ही माता पिता के रूप में बच्चों को, बिल्कुल हमको पता तक नहीं है कि हमारा बेटा या बेटी कौन सी कक्षा में है। तो ये चीजें यहां निकल कर आती है। कई बच्चों का दिमाग परिपक्व नहीं हुआ रहता, वो धीरे से उनका दिमाग परिपक्व होता है, तो इसमें भिन्नता है। लिंग में भी भिन्नता देखने को मिलती है। लैंगिक भिन्नता ये जो रूढ़िवादी सोच पर आधारित है ना। आयु और बुद्धि में भी भिन्नता, मतलब एक कक्षा में मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो किसी की उम्र 15 है, किसी की उम्र 16 है। भाई उम्र में अंतर तो देखने को मिलेगा ना वहां पर। लिंग में भी लड़का है लड़की है, बहुत सारे वहां पर कक्षा कक्षा में भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है, ठीक है, जो कक्षा कक्षा में बुद्धि की वजह से भिन्नता आती है, लिंग की वजह से आती है, सभी कारक है। अब व्यक्तिगत भिन्नता की जब बात आती है ना, तो इसको अध्ययन करने की कुछ विधियां भी होती हैं। प्रमुख विधियों पर ही मैं चर्चा करूंगा इस कक्षा में, सभी पर चर्चा नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों की हम बात करते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधि। अब व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की क्या क्या विधि है? सबसे पहले होता है बुद्धि परीक्षण। क्या होता है भाई? बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंसी टेस्ट, बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम बात करते हैं। तो बुद्धि परीक्षण क्या है भाई? बुद्धि का परीक्षण करना ही बुद्धि परीक्षण है। ये आपकी और हमारी लैंग्वेज है ना। बुद्धि में भिन्नता मापने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वही बुद्धि परीक्षण है। अर्थात दो बच्चों की बुद्धि में कितना अंतर है उसको माप रहे हो, आप बुद्धि परीक्षण कर रहे हो। तो बुद्धि परीक्षण से प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। देखो, इसी बुद्धि परीक्षण से बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है कि उनके बौद्धिक स्तर कितना है, ठीक है। इसकी को बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसमें एक और परीक्षण आता है अभिरुचि परीक्षण। इसमें बच्चों की रुचि का परीक्षण जब किया जाता है उसको अभिरुचि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को, अर्थात कितना सीखा, क्या सीखा, इनको जानने के लिए जो परीक्षण होता है उनको उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण, बच्चों के व्यक्तित्वशील गुणों को जानने के लिए, उनमें नैतिकता का कितना गुण है, ये सभी जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। संवेग परीक्षण, बच्चों में संवेगात्मक स्तर कितना विकसित है, वो कितना संवेग को समझ पा रहा है, भय, गुस्सा, सहानुभूति कैसे समझ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, उसको जानने के लिए संवेग परीक्षण किया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण, तो बच्चों में कितना ज्ञान, रुचि, कौशल आदि का विकास हुआ है, इसको जानने के लिए अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। और इन परीक्षणों को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पेपर में आ गया ज्ञान, रुचि, कौशल को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, दिमाग में आ जाना चाहिए अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन में अगर आ गया या प्रश्न के रूप में आ गया कि ज्ञान, रुचि, कौशल आदि जानने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है, संवेग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, इस तरह से 4 ऑप्शन आ गया तो आना चाहिए अभिक्षमता परीक्षण। पेपर इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये है व्यक्तित्व भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों में क्या क्या होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण कैसे करते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, खेल के बारे में चर्चा करते हैं कि खेल होता क्या है। देखो साथियों, खेल क्या होता है भाई? खेल मतलब जो बच्चे खेलते हैं जिससे बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है, हम उसी को तो खेल बोलेंगे ना। अर्थात
जिनसे बच्चों में रुचि आए, जिनसे बच्चों में आनंद की प्राप्ति हो, जिससे बच्चों में शारीरिक या मानसिक विकास हो, वही खेल है। कोई ऐसा देखो, कोई भी, ये भी है ना, कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जिसको करने से बच्चों को आनंद मिलता है वही खेल है। ठीक है, अर्थात ऐसे क्रिया करने से बच्चों को आनंद की प्राप्ति हो वो खेल है। खेल ऐसी क्रिया है जिसमें बच्चे स्वेच्छा से और खुशी से हिस्सा लेते, मतलब खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चों को प्रेशर नहीं डालते। बच्चे की यदि रुचि है वो स्वयं उस खेल में इंटरेस्ट दिखाते हैं और खेलने के लिए किसी भी तरह से दबाव नहीं बनाया जाता, बल्कि उसको स्वतंत्र अवस्था में जब छोड़ा जाता है और बच्चे अपने मन से जब खेलते हैं तो वही क्या कहलाता है भाई, खेल कहलाता है। और खेल में बच्चों का योगदान सक्रिय योगदान होता है, क्योंकि बच्चे की रुचि है तब तो वो खेल खेलेगा ना। बात करें जब हम एससीईआरटी में लिखित बुक के आधार पर, अर्थात जो एससीईआरटी द्वारा जो बुक छपा है हमारे प्रदेश में, उसके आधार पर 5 प्रकार का खेल होता है। मतलब ये एससीईआरटी मतलब यहाँ पे जो प्री नहीं बोलूंगा, डीएलएड बीएड वगैरह का बुक है ना, उसमें इसको हमने लिया हुआ है। तो खेल 5 प्रकार से होता है बीएड डीएड के बुक में। डीएड डीएलएड के पाठ्यक्रम में खेल को एससीईआरटी का पाठ्यक्रम है तो 5 प्रकार के खेल बताया गया है। सबसे पहले आता है मुक्त और संरचनात्मक खेल, दूसरा है बाहरी और भीतरी खेल, तीसरा है व्यक्तिक और सामूहिक खेल, चौथा है ओजस्वी और शांत खेल, और 5वां है संवेदी क्रियात्मक खेल। तो ये 5 प्रकार के खेल हैं जिसको बताया गया है। इस पर हम विस्तार से तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी चीजों को समझ रहे हो। मुक्त एवं संरचनात्मक खेल अर्थात जो मुक्त अवस्था में खेला जाए वो मुक्त खेल है। बाहरी और भीतरी खेल भी जान रहे हैं, अंदर और बाहर में कई सारे खेल होते हैं ना। व्यक्तिगत और सामूहिक खेल भी जान रहे हैं, ओजस्वी और शांत खेल जान रहे हैं, संवेदी क्रियात्मक खेल। तो सभी खेल हैं, खेल के 5 प्रकार हैं, एससीईआरटी के पुस्तक में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में खेल की कितनी भूमिका है। आपने पढ़ा होगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, तो अब इसी संज्ञानात्मक विकास में खेल कितना योगदान देता है हम इस पर बात करते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में खेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल से भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। देखो 4 अवस्थाएं हैं, पियाजे ने 4 अवस्था दिया हुआ है, उसको तो आप सभी जान रहे हो, हमने इसकी क्लास ले रखा है ऑलरेडी। संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक, ये 4 अवस्था है। औपचारिक है, ठीक है। संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक 4 अवस्था है। बात करें हम संवेदी की, संवेदी क्रियात्मक अवस्था की, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था मतलब 0 से जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र। और इस उम्र में बच्चा कैसे खेलेगा, खेल में क्रिया की नकल और दोहराना। भाई एक से 2 साल का छोटा सा नानकन लड़का वो खुद नहीं खेल सकता, वो तो केवल नकल करेगा, दोहराने की कोशिश करेगा, इसके लिए वही खेल बन जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल की उम्र। अब 2 से 7 साल की उम्र में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे गाड़ी आदि की आवाज निकालता है ना, जैसे उसको आप गाड़ी दे दोगे, बच्चे के सामने गाड़ी रख दिए, इस तरीके से करेगा, बॉम बॉम टिटिट बॉम, इस तरीके से आवाज निकालता है ना, प्रतीकात्मक खेल बोलते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे इस खेल को खेलते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ये। अब इस उम्र में वास्तविक खेल का अभ्यास, अब इसमें वास्तविक खेल, अब वास्तविक खेल मतलब जैसे खो खो है, कबड्डी है, हाँ ये ओरिजिनल खेल, वास्तविक खेल उसको स्वयं खेलने लगते हैं मूर्त में। अर्थात 7 से जब 11 वर्ष का बच्चा होता है ना, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वास्तविक खेल शुरू कर देता है। उम्र के हिसाब से आप इसको लेंगे, है ना। याद रखना, यदि आपने उम्र के हिसाब से आप सोचो कि बच्चा 7-8 साल में है तो क्या क्या कर सकता है 10 साल का बच्चा,
तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आती चली जाएंगी। चौथा आता है औपचारिक, 11 से ऊपर की जो अवस्था है, इसमें क्या है, नियमबद्ध खेल बच्चे अब खेलने लगते हैं। नियमबद्ध मतलब उनको रूल्स रेगुलेशंस भी वो बच्चा जानने लगता है, और उसके आधार पर वो खेल जब खेलता है तो समझा दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, इतने लोग ये छिपना है, मैं आपको खोजूंगा, इस तरह से जो भी है ना। तो ये 4 तरीके से खेल मतलब अवस्थाओं के आधार पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में इनकी भूमिका होती है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ खेल विधि और उनके जनक। अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आपका गारंटी है 1 नंबर का बनता ही है इस टॉपिक से। तो खेल पद्धति और उनके जनक, देखो किंडरगार्टन। अब किंडरगार्टन जिसको केजी नाम दिया गया है भाई, केजी, इसी को किंडरगार्टन बोलते हैं। आप जो प्री स्कूल होता है ना, मतलब कक्षा पहली से पहले की कक्षा, उसी को केजी 1 केजी 2 बोलते हैं ना, यही किंडरगार्टन है। तो किंडरगार्टन मतलब केजी 1 केजी 2, ये जो बोला जाता है किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन के जनक कौन है भाई, फ्रॉबेल। कौन है किंडरगार्टन के जनक, फ्रॉबेल हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है मॉन्टेसरी विधि। अब मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी कक्षा है बोलते हैं ना, मतलब कक्षा पहली के पहले की कक्षा है ये सभी। मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक है। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। किसको कहा जाता है भाई, आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि मतलब यहां पर बच्चों को व्यक्तिगत या सामूहिक कोई भी प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है और उसे बच्चा करता है, इसी को प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, और इसके जनक किलपैट्रिक हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डाल्टन विधि। अब डाल्टन विधि के जनक श्रीमती पार्कहर्स्ट, इसके जनक हैं डाल्टन विधि के श्रीमती पार्कहर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एक और विधि बाल्चर। बाल्चर विधि के जनक है बेडेन पावेल। तो ये 6 मेथड हैं, रट्टा मार लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बाद में पछतावा हो जाएगा। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट विधि, इसको तो आप भूलियो मत। 1 2 4 यही है पालनहार, समझ रहे हो, 1 2 4 यही है पालनहार, इसको तो रट ही लेना। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए भाई। जो हम मेथड आज की सेशन में कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आज के सेशन को हम यही रखेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि देखिए लंबा इसलिए नहीं क्योंकि यहां से टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जब आएगा तो उसको अगली सेशन में हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी आज की सेशन में हम ले लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और अति महत्वपूर्ण है भाई आज का जो सेशन, ये परिभाषा वाला टॉपिक, इसके पहले वाला वीडियो भी अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आपको ध्यान देना है। 4-5 परिभाषा है। सबसे पहले आते हैं अभिरुचि, जिसे रुचि या इंटरेस्ट भी बोला जाता है। शब्द आता है शिक्षा विभाग में, शिक्षण शास्त्र में, अभिरुचि। अब कहा जाते हैं अभिरुचि क्या होता है, आज के बाद जिंदगी में न भूलना अभिरुचि क्या है। तो रुचि ऐसे भाव की अनुभूति जो किसी वस्तु पर दिए जाने वाले ध्यान या कोई इच्छा के साथ किया जाने वाला काम से होता है। अर्थात रुचि या अभिरुचि क्या है, किसी भी कार्य को जब इच्छा के साथ किया जाता है तो वही रुचि कहलाता है। अभिरुचि ही रुचि है, याद रखना। अर्थात यदि आप किसी कार्य को लगन और इच्छा से करोगे तो वही आपकी कार्य करने की चाहत, कार्य करने की इच्छा रुचि कहलाती है। ठीक है, और ये जो रुचि है वह निम्न प्रकार का होता है, और क्या क्या है, 3 इसमें देखो, व्यक्त रुचि, प्रकट रुचि, अर्थात ऐसी रुचियां जिसको हम स्वयं व्यक्त करें उसको व्यक्त रुचियां कहते हैं।
और प्रकट रुचि इसमें व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। अपने अपन जब प्रकट हो जाता है ना तो उस रुचि को प्रकट रुचि। जैसे यहीं पे मैं उदाहरण देता हूं, व्यक्त रुचि। व्यक्त रुचि मतलब आप बोलोगे मेरे को बैंड बाजा में नाचना बहुत पसंद है, ये व्यक्त रुचि अभिरुचि हो गया। अब यहाँ प्रकट रुचि अपने आप प्रकट होता है। अब सामने कहीं काकरो घर में बर ब्याह हुआ थे, डीजे बजा थे, अपने अपन ऐसे मुंह काना झूमे चालू हो जाते, गोड़ हाथ ऐसे एती ओती करे चालू हो गई, मतलब ये रुचि अपने आप प्रकट हो रही है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, आप इसको गौर करना। आविष्कारी कार्यात्मक अर्थात इस रुचि को, ये रुचि आविष्कार किया जाता है, ये रुचि लाया जाता है जब बच्चों में, वो आविष्कारी कात्मक रुचि कहलाता है। ठीक है भाई, रुचि क्या होता है समझ में आया। अब हम बात करें दूसरा बिंदु, अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है, इसको अंग्रेजी में एप्टीट्यूड बोला जाता है। एटीट्यूड अलग चीज है भाई, ठीक है, यह एप्टीट्यूड है। तो ये एप्टीट्यूड क्या है, अभिक्षमता क्या है, किसी विशेष विषय क्षेत्र का ज्ञान। देखो किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान है, अभिरुचि है, कौशल है, और यदि विकसित करने की क्षमता है, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान, अभिक्षमता, कौशल आदि को विकसित करने की क्षमता अभिक्षमता कहलाता है। अभिरुचि में रुचि और अभिक्षमता में रुचि भी शामिल है। ज्ञान, अभिरुचि और कौशल विकसित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। याद रखना, अभिरुचि जिसमें केवल इच्छा हो वो अभिरुचि है, लेकिन अभिक्षमता जब क्षमता में अभी लग गया ना, उसमें रुचि होगा, अभिरुचि होगा, ज्ञान होगा, कौशल होगा, और सब मिलके बनता है अभिक्षमता। ठीक है, उसके बाद में आता है साथियों यहां पर स्मृति और विस्मृति। ये दो चीजें हैं अति महत्वपूर्ण। स्मृति याददाश्त, मेमोरी बोलते हैं यही। स्मृति है क्या चीज, देखो तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि दिमाग में याद करके स्टोर करते हैं ना हम, ये मानसिक है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका आधार अर्जित अनुभव है, अर्थात अर्जित अनुभव के आधार पर हम स्मृति करते हैं किसी भी विषय वस्तु पर। इसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतन में लाकर उनका उपयोग करता है। मतलब स्मृति एक ऐसा गुण है जिसमें हम किसी सीखी हुई बात को जब स्मरण करते हैं ना, पुनः स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो वही स्मृति है। मेमोरी, याद, उसी को कहा जाता है। अर्थात पुनः याद करके हम उसको चेतना में लाते हैं, फिर से उसको दिमाग में बैठाते हैं, तो वो कहलाता है स्मृति। और स्मृति पर वुडवर्थ ने कही है, क्या कही है, कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसी को याद करना ही स्मृति है। वुडवर्थ ने कहा भाई मुझे पहले से वो चीज पता है, एक बार मैं पुनर्रिवीजन करूंगा, तो वही स्मृति है। स्मृति सीखी गई बात को सीधा उपयोग करना है, याद करना ही स्मृति है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बिंदुएं हैं स्मृति को समझाने के लिए। अब इसी में आता है विस्मृति। अब ये विस्मृति क्या है रे भाई, तो बस यही समझ लो, स्मृति का उल्टा फुल्टा विस्मृति है। यह भी एक मानसिक प्रक्रिया ही है स्मृति की तरह। इसमें भूतकाल के सभी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता। अब देखो, कोई भी जो चीज हमने सीखा है भूतकाल में, जब वो याद आ जाता है, उसको हम याद कर लेते हैं, पुनः स्मरण कर लेते हैं, तो वो स्मृति है। और जब हम पुनः स्मरण नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में नहीं आता, वो याद किया हुआ हमारे मेमोरी में नहीं आ पाता, चेतना में नहीं आ पाता, तो वो विस्मृति है। इसी को हम बोलते हैं भूल गए, हाँ याद नहीं आती जा, इसी को क्या बोलेंगे, विस्मृति। तो समझ गए, स्मृति मतलब पुरानी बात, पुरानी सीखी हुई ज्ञान याद आना स्मृति है, और विस्मृति मतलब याद कर तो कर, याद आबे नहीं करे, वो बन गया विस्मृति। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया स्मृति और विस्मृति। तो ये छोटी छोटी परिभाषा है जो कि आपके शिक्षण शास्त्र में कहीं न कहीं किसी न किसी कोंटे में
घुसा रहता है, तो आपको उसको जानना है। और जब उस किसी बड़े परिभाषा के अंदर ये छोटी छोटी शब्द जब छिपी रहती है ना, तो हमको समझने में कठिनाई होती है। यही चीजें ना हो, यही चीजें ना हो, इसके लिए हमको ये छोटी छोटी मीनिंग्स जानना जरूरी है, और वही करने का काम हमने इस टॉपिक को लेकर किया था। ठीक है, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगली क्लास हमारी रहेगी, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा पर हम बात करेंगे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इस सेशन में यही तक रखते हैं, अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।